ऑलराइट, सो कभी इमेजिन करो बस में खड़े थे कभी और बस अचानक से रुक जाए। अगर आगे की तरफ झटका लगता है तो क्या होता है? वो एक एग्जाम का पूरा एक क्वेश्चन है। 7 मार्क्स का ये पूरा चैप्टर है और सबसे कॉमन एमसीक्यू यहीं से आते हैं। सो ये चैप्टर तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुमने बस इसको अभी तक कोई नाम नहीं दिया है और आज इसको नाम भी दे देंगे। 18 मिनट का ये पूरा चैप्टर है। चलो एक बार देखते हैं, चैप्टर नहीं कॉन्सेप्ट, आई मीन सॉरी, इसको कंप्लीट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं रोड मैप क्या है आज के। 4 रोड मैप्स है, ठीक है, मतलब 4 टॉपिक्स को कवर करना है। विच इज फर्स्ट न्यूटन के 3 लॉस, सेकंड मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन, थर्ड फ्रिक्शन और उसके छोटे छोटे एमसीक्यूज, एंड फोर्थ इज बैंकिंग ऑफ रोड्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये 4 चीजें सबके सब एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं और सब एक लाइन के आंसर है। हम शुरू कर रहे हैं न्यूटन के 3 लॉस को समझने से। तो पहला लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज अपनी स्टेट तब तक नहीं बदलती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब वापस बस पे आते हैं। बस चल रही थी, तुम भी चल रहे थे, बस के साथ सेम स्पीड पे। अब बस अचानक से रुक गई, लेकिन तुम अभी भी चल रहे हो। तुम्हें रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लगा था, इसलिए तुम आगे की तरफ गिरे। और ये है फर्स्ट लॉ जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। और तुम्हें पता है ये एमसीक्यू में हर बार आता है। ऑप्शंस में 3 लॉज होंगे तुम्हारे पास। आंसर हमेशा हमारा फर्स्ट लॉ होना चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बस अचानक से रुकी, पैसेंजर आगे की तरफ गिरा, तो हमें पता है कि यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है, जिसको हम इनर्शिया कह रहे हैं, राइट। सो दूसरा लॉ ये कहता है कि फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सलरेशन। और ये हमने बहुत जगह सुना भी और हमने अप्लाई भी किया 11th-12th में। सो और एक फॉर्म में भी इसको मतलब लिख सकते हैं, विच इज फोर्स इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको इस वे में भी लिख सकते हैं। अब मतलब मोमेंटम मतलब P इक्वल्स मास इनटू वेलोसिटी, और फोर्स मोमेंटम के चेंज का रेट है। ये दूसरा फॉर्म अभी थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 2 मिनट बाद इसको यूज होते हुए दिखेगा, ठीक है, मतलब ये अप्लाई होता हुआ दिखेगा। ये छोटे से एमसीक्यू जो इसी से आ जाते हैं, विच इज 2 किलोग्राम के एक बॉडी का वेट कितना होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, विच इज वेट इक्वल्स mg, एंड 2 × 9.8 मतलब 19.6 न्यूटन्स। बस ये हमारा फाइनल वेट होगा, मतलब आंसर होगा। एंड तीसरा लॉ ये स्टेट करता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और यहाँ एक बात जो लोग मिस कर देते हैं, विच इज एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, एक ही बॉडी पे नहीं लगते। अगर दोनों एक ही बॉडी पे लगते तो कुछ हिल ही नहीं पाता, ठीक है। तो इसको याद रखना अच्छे से। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक, विच इज मोमेंटम कंजर्वेशन। अब ये जो टॉपिक है ये फिल इन द ब्लैंक्स बन के आ जाता है, और ब्लैंक दो जगह हो सकते हैं। पहला, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है, तो आइसोलेटेड एज अ डैश होगा, ब्लैंक होगा, ऑलराइट। एंड सेकंड इज रिकॉइल ऑफ द गन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ डैश। क्या होगा इसका? रिकॉइल ऑफ द गन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। गन का अगर हम एग्जाम्पल यहां से उठाए तो पहला सब कुछ रेस्ट पे है, टोटल मोमेंटम हमारा जीरो। अब गोली आगे की तरफ निकली, उसका मोमेंटम आगे की तरफ है, मतलब तो गन का मोमेंटम पीछे होना चाहिए ताकि टोटल हमारा जीरो रहे। इसलिए गन पीछे झटका देती है और उसको हम रिकॉइल कहते हैं, वो रिकॉइल होती है। अब एक और, कि ये हर साल क्वेश्चन आता है, जैसे मैं अभी ये वाला एग्जांपल देने वाला हूँ, विच इज क्रिकेट का फील्डर कैच लेते टाइम अपने हाथ पीछे क्यों लेता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए कि जब क्रिकेटर सॉरी मतलब कोई भी क्रिकेटर का फील्डर उसमें जब बॉल पकड़ता है, कैच करता है, तो वो अपने हाथ पीछे की तरफ क्यों लेता है बॉल को पकड़ने से पहले, जब बॉल हवा में होती है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना। एक बार ग्राफ देखो, दोनों केस में मोमेंटम का चेंज सेम है, बॉल को रोकना ही है। लेकिन अगर हम हाथ को सख्त रखें तो वो चेंज बहुत कम टाइम में होता है। और फोर्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम छोटा तो फोर्स बड़ा होगा। और अगर हाथ पीछे ले जाओ तो वही चेंज ज़्यादा टाइम में होता है, तो टाइम बड़ा और फोर्स कम। हाथ नहीं दुखता, मतलब हाथ पे चोट नहीं लगती। तो इसका आंसर क्या है? फील्डर हाथ पीछे ले जाता है तो उससे फोर्स जो है वो कम हो जाता है, उससे मिनिमाइज हो जाता है। तो तुमसे अगर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए तो तुम्हें इसका आंसर क्या देना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, द फील्डर्स लोअर हिज हैंड टू कैच द बॉल जस्ट टू मिनिमाइज द डैश। तो जस्ट टू मिनिमाइज द वॉट? जस्ट टू मिनिमाइज द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब समझते हैं फ्रिक्शन को, और इस टॉपिक से 4-5 छोटे छोटे एमसीक्यू आ जाते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। और फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। उसी की वजह से जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब 3 बातें जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं।
उनमें से पहला ये कहता है कि म्यू का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि वो दो फोर्सेस का रेशियो है जो फोर्स अपॉन फोर्स होता है। यूनिट्स इसमें कैंसिल हो गए। और एमसीक्यू में ऐसे लाइक ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर और यूनिटलेस। तो तुम्हें इसका आंसर बस यूनिटलेस देना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये स्टेट करता है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ये काउंटर इंट्यूटिव है। बड़ा ब्लॉक और छोटा ब्लॉक अगर वेट सेम है तो फ्रिक्शन सेम होगी। और एमसीक्यूज में लगातार पूछ भी लेते हैं कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं और उनका ऑर्डर याद रखना होता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि कौन से 3 तरह के होते हैं। पहला होता है रोलिंग, दूसरा होता है काइनेटिक एंड तीसरा होता है स्टैटिक। अब अगर इसको हम समझने बैठे तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है, ठीक है, तो इसीलिए पहिए बनाए गए। काइनेटिक बीच में आता है और मैक्सिमम स्टैटिक सबसे ज़्यादा होती है। किसी चीज़ को शुरू करने में सबसे ज़्यादा जोर लगता है, चलाने में सबसे कम। और एक बात सोचो कि सोफ़ा को पहली बार खिसकाना मुश्किल होता है, पर एक बार खिसकना शुरू हो जाए तो आसान हो जाता है। उसी ऑर्डर में ये है। अब इसमें ट्रैप करने वाला सवाल ये है कि एक बॉडी रेस्ट पे है, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और वो फिर भी नहीं हिल रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हुआ। इसमें मोस्ट ऑफ द लोग इसमें 0 लिखाते हैं, जो कि गलत आंसर है। आंसर ये है कि 5 न्यूटन, क्योंकि बॉडी हिल ही नहीं रही है जबकि नेट 0 फोर्स है, ठीक है। तो फ्रिक्शन एग्जैक्टली उतना ही है जितना तुम लगा रहे हो, 5 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट करता है एक लिमिट तक, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि अगर मैं एक सोफे पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, तो हमारे पास जो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा जो लग रहा है उस पर, एक स्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, वो स्टैटिक फोर्स का आंसर ही होगा, जो कि है 5 न्यूटन। 0 इसका आंसर नहीं होगा। अब एक फाइनल टॉपिक जो हमें समझना है, विच इज़ बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब बचा है हमारा लास्ट टॉपिक। अब मुझे बताओ कि जब टर्न लेते हो तुम सड़क पे या फिर रोड पे, तो गाड़ी टेढ़ी क्यों करनी पड़ती है, मतलब रोड टेढ़ी क्यों होती है और गोल चक्कर क्यों होता है। क्योंकि गाड़ी जब मुड़ती है तो उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वरना वो सीधी निकल जाएगी। फ्लैट रोड पे ये सिर्फ फोर्स फ्रिक्शन देती है, ठीक है, मतलब फोर्स जो है वो फ्रिक्शन देती है। और फ्रिक्शन की एक लिमिट है। स्पीड ज़्यादा हुई तो फ्रिक्शन काफ़ी नहीं पड़ेगा, गाड़ी फिसल जाएगी, गाड़ी क्रैश कर जाएगी। तो दैट्स वाई तो रोड को थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, ताकि जो नॉर्मल हमारा रिएक्शन सीधी है वो सीधी ना, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो, वो टेढ़ी है, ठीक है। जो मतलब रोड हमारी जो टेढ़ी है, तो उसकी वजह से जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आगे की तरफ नहीं लग रहा। अब तुम फोर्स ले रहे हो राइट साइड की तरफ, तो टेढ़ी होने की वजह से उसका जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बन जाता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मेरा ये है कि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अंदर की तरफ एक पॉइंट करता है, यानी वो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐड हो जाता है, यू कैन से, ठीक है। तो अब गाड़ी ज़्यादा स्पीड पे ही सेफली मुड़ जाती है इजीली। और यहाँ पे ट्रैप ये होता है कि ऑप्शंस में सेंट्रीफ्यूगल भी लिखा होता है, तो वो गलत है। इसका आंसर सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल है, अंदर की तरफ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लिखता है। अब इसके बाद तुम्हारे स्क्रीन पे जो टेबल दिखने वाली है, उस टेबल को पूरा देख लो। ये 11 क्वेश्चंस हैं, 11 वन लाइन के आंसर्स हैं, ठीक है, और ये 7 मार्क्स के हैं। इस चैप्टर में कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई लंबा आंसर नहीं है, सिर्फ ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। इसीलिए ये टेबल तुम्हारे 1 पेजर में मैंने इसको लिख दिया है। इसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है, कहीं पे भी लिख लो या फिर याद कर लो। जैसे पैसेंजर थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप्स, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ विच इज इनर्शिया का लगेगा। रिकॉइल ऑफ अ गन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ डैश, तो कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, लीनियर मोमेंटम। याद करो कि लीनियर मोमेंटम मतलब गन पीछे होगी। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ डैश सिस्टम इज कंजर्व्ड, तो व्हाट सिस्टम इज कंजर्व्ड, आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। यू नो आइसोलेटेड था, हमने वीडियो में पीछे बात करी थी। फील्डर्स लोअर्स हैंडेड टू द मिनिमाइज द, लाइक टू मिनिमाइज द व्हाट, अगर हम फील्डर लोअर्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो किस चीज़ के लिए काम आता है, क्या मिनिमाइज होता है, हम फोर्स को मिनिमाइज करते हैं। जब क्रिकेटर कोई अपनी बॉल को पकड़ने के लिए पीछे हाथ करता है, तो वो पीछे हाथ क्यों करता है, ताकि फोर्स का जो एनर्जी है वो कम हो जाए, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज हायर व्हेन द फोर्स इज डैश, व्हेन द फोर्स इज मोर, ठीक है। जब फोर्स ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ऑफ चेंज बढ़ेगा, ठीक है। मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, याद रखना है। यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज यूनिटलेस, हमने पीछे बात करी थी। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ म्यू इज, मैंने बताया था म्यू आर, फिर म्यू काइनेटिक, फिर म्यू मैक्सिमम स्टैटिक,
ठीक है, तो इसकी ऑर्डर को याद रखना। देन आ जाता है बैंकिंग प्रोवाइड्स एडिशनल डैश फोर्स। मैंने क्या बोला था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड नाउ वेट ऑफ अ 2 किलो की बॉडी इज 19.6, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी एज एन एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर इट। एंड 5 न्यूटन इज अप्लाइड अगर, तो बॉडी डज नॉट मूव। देन स्टैटिक फ्रिक्शन की होगा, 5 न्यूटन की तरफ जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर हमने कोई एनर्जी किसी बॉडी पे लगाई है या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई है और वो बॉडी हिल ही नहीं रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा हमेशा स्टैटिक न्यूटन की इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर होगा 5 न्यूटन ही। ये पूरा हमने टेबल समझ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। रिकैप ले लेते हैं पूरी वीडियो का, ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। अब स्क्रीन पे ये तुम्हें 10 चीज़ें दिख रही होंगी, विच इज़ फर्स्ट लॉ हमारा इनर्शिया कहता है, जो मैंने बताया। एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेरेशन होता है, विच इज़ ऑल्सो डी पी अपॉन डी टी। एंड थर्ड लॉ हमारा कहता है एक्शन इज इक्वल्स टू एक्शन एंड रिएक्शन अलग अलग बॉडीज़ पे होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम कंजर्व्ड रखता है। गन रिकॉयल का एग्जाम्पल लिया इसमें हमने। हाथ पीछे करे तो टाइम ज़्यादा लेगा, बट फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, म्यू इक्वल्स टू टैन थीटा। एंड जो हमारा म्यू है वो यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो म्यू रोलिंग इज ग्रेटर इज स्मॉल लेस देन म्यू काइनेटिक इज, एंड म्यू काइनेटिक इज लेस देन म्यू मैक्स स्टैटिक, ठीक है। तो मैक्स स्टैटिक हमेशा ज़्यादा होगा, याद रखना। फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना। जो हमारा फ्रिक्शन होता है, जो हमारी एनर्जी होती है, जिसको हम घिस रहे हैं, अगर हम हाथ घिस रहे हैं तो वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं 2 हाथ घिस रहा हूँ तो हाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रिक्शन की एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। मतलब अगर मैं किसी ग्लास को हिलाने के लिए, वो ग्लास तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं उस पर 2 न्यूटन फोर्स का एनर्जी नहीं लगाऊंगा। जैसे ही लगाता हूँ तो मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, विच इज़ 2 न्यूटन, ठीक है। मतलब वो लिमिटेड रहती है, हम जितना लगाएंगे उतना ही लगेगा, उसके ज़्यादा नहीं लगेगा। नाउ लास्ट जो हमने बात करी, विच इज़ बैंकिंग रोड्स वाला, मतलब बैंकिंग इज ऑल्सो एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उस पर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगता है। जब कोई टर्न होती है गाड़ी तो सेंट्रीपिटल लगता है। सेंट्रीफ्यूगल तब लगता है जब आप गाड़ी को मतलब इट्स इन रिवर्स, मतलब अपोजिट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये जो 10 लाइन है, इन 10 लाइन में हमने 7 मार्क्स कवर करे हैं। अब वही रूटीन है, हमें लैपटॉप बंद करना है, ब्लैंक पेज लेना है, 5 मिनट में हमें सारी चीज़ें नोट कर देनी है। और इस चैप्टर के लिए एक एक्स्ट्रा बात याद रखना, विच इज़ ये सारे आंसर्स एक एक शब्द के हैं, ठीक है। तो अपने 1 पेजर पे क्वेश्चंस और आंसर दोनों लिखकर देख लेना, तब टेबल फॉर्मेट में, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में दोनों लिखने आ सकते हैं, मतलब उल्टे भी आ सकते हैं, ठीक है। पहले तुम थ्योरी नहीं पढ़ोगी, तुम पहले टेबल देखोगी, इससे मतलब इमेजिन हो जाएगा कि टेबल तुमने लिखी थी, राइट। तो अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर को कवर करने के लिए। उसके अंदर भी 7 मार्क्स और कवर्ड है, और उसमें भी न्यूमेरिकल है जो हर साल सेम आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नोट्स अगर मेरे पास होंगे तो मैं फटाफट नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगा। मेरे को आंसर दे देना हर चीज़ का, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।